नमस्कार। मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। बिहार, यूपी और अन्य राज्यों के गरीब किसानों से पूछिए कि क्या उन्हें फसलों पर एमएसपी मिलती है। कुछ लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि एमएसपी क्या होती है, और अगर जानते भी हैं तो वे अपनी फसलों को कम या ज़्यादा भाव में मौसम की मार और स्टोरेज के अभाव में बीएमपी पर बेचने को मजबूर होते हैं। बायर्स मोनोपोली प्राइस, जहां प्राइस खरीदार और व्यापारी तय करता है। ये कभी अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के ऑफिस तक नहीं जाते। दिल्ली जाने की या जाकर सरकार को घेरने की बात तो दूर की। अब ये अपने फसलों की देखभाल करें, जुताई करें, बुआई करें, निरोनी करें या महीनों दिल्ली जाकर प्रदर्शन करें। अब अगर प्रदर्शन करने जाए तो इनका घर कौन चलाएगा, इनके खेत बाग गाय भैंसों को कौन देखेगा। और दूसरी तरफ पंजाब हरियाणा के किसान हैं, एकदम मिडिल क्लास। ये बजावता आंदोलन का इश्तेहार देते हैं, ट्रैक्टरों की मॉडलिंग करवाते हैं, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी महंगी गाड़ियों में दिल्ली निकलते हैं, और सबसे बड़ी बात, महीनों तक लंगर खिलाने की क्षमता रखते हैं। अभी दिल्ली के बॉर्डर पर जो कुछ भी हो रहा है उसे कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। जिस प्रकार किसानों पर आंसू गैस चलाए जा रहे हैं, पुलिस द्वारा लाठियां चलाई जा रही हैं, या किसानों के द्वारा पुलिस वालों पर पत्थरबाजियां की जा रही हैं, इसे कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन यह भी सच है कि कोई भी लोकतांत्रिक सरकार किसानों के विरुद्ध, अन्नदाताओं के विरुद्ध बल प्रयोग नहीं करना चाहेगी, और वह भी तब जब सर पर लोकसभा के चुनाव हो। लेकिन सरकार के ऊपर भी जिम्मेवारी होती है कि वह किसी भी ऐसी अराजकता के खिलाफ मूक दर्शक बनी नहीं रह सकती जिससे आम नागरिकों को असुविधा हो, परेशानी हो। 12 फरवरी की रात जब सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की बातचीत नाकाम हो गई तो सबको इस बात का अंदाजा था कि प्रदर्शनकारी दिल्ली घुसने की कोशिश करेंगे, और जो कुछ हुआ उसने इसे साबित कर दिया। अभी जो जमावड़ा आप दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर देख रहे हैं, उनका किसानों के साथ कोई लेना देना नहीं। ये ट्रैक्टरों की मॉडलिंग करा, जेसीबी और हाथों में तलवार लिए दिल्ली को बंधक बनाने निकले। आप इनकी मांगों को सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसी मांगे हैं जिसे माना ही ना जा सके। और आंदोलन की टाइमिंग देखिए, अभी इसी महीने या अगले महीने किसी भी दिन लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हो सकती है। अब देखिए, सरकार के 3-3 कैबिनेट मंत्रियों के साथ संगठन की बैठक होती है, घंटों बातचीत होती है, और सरकार 13 में से 10 मांगों को मानने को तैयार भी हो जाती है, 3 पर विचार करने को तैयार, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं। इनका आंदोलन जारी रहेगा। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का हक है, किसान संगठनों को भी अपनी बात रखने का हक है, लेकिन दिल्ली को बंधक बनाने का, आम जनजीवन को बाधित करने का हक आपको किसने दिया। और ऐसा पहली बार नहीं है, इसके पहले भी आपको याद होगा कि कैसे 3 कृषि कानूनों के विरोधों में पूरे दिल्ली को घेर लिया गया था। उस समय लगभग 1500 मोबाइल टावरों को तोड़ा गया, क्योंकि ये अंबानी और अडानी के थे। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा की जाती है, और कहा जाता है कि यदि किसी ने ट्रैक्टरों को रोका तो बक्कल उतार दिए जाएंगे। तो उसके बाद क्या क्या हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। कैसे किसानों के भेष में अराजक तत्व, खालिस्तानी समर्थक लाल किले पर चढ़ जाते हैं, पुलिस वालों को पीटते हैं, अपना झंडा लगाते हैं, सब ने देखा। और देश को शर्मसार कर जाने वाली उस घटना के बाद उस समय कुछ किसान संगठनों ने अपने आंदोलन को वापस ले लिया था, और अन्य लोग धरने पर बैठे रहे। तो इस बार भी जिस तरह की तैयारियों के साथ किसान संगठन आ रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि वो इस बार भी लंबे आंदोलन का मन बनाकर निकले। और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि देश की राजनीति की घेराबंदी, जिससे न केवल दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले लोगों को, नौकरी करने वालों को, दुकानदार और व्यापारियों का काम बाधित होगा, बल्कि फिर से एक बार दुनिया को यह दिखाया जाएगा कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं। तो एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर यह किसान समूह आंदोलन लेकर निकले। अब इनमें एक मांग पुरानी है कि एमएसपी को कानूनी रूप दिया जाए और एमएसपी का विस्तार सभी मुख्य फसलों तक हो। अब आप कल्पना कीजिए कि क्या यह संभव है।
यह कह रहे हैं कि स्वामीनाथन कमेटी के अनुसार एमएसपी सीपी प्लस सीपी का 50% यानी कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का 50% तय किया जाए। अब अभी सरकार हर सीजन 23 फसलों की एमएसपी तय करती, जिसमें 7 तरह के अनाज धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ, 5 तरह की दाल चना दाल, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर, तिलहन, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम और 4 व्यावसायिक यानी कॉमर्शियल फसलों कपास, गन्ना, खोपड़ा और कच्चे जूट पर एमएसपी तय करती है। लेकिन इन सब का फायदा किसानों को नहीं मिलता। एमएसपी को कारगर बनाती है सरकारी खरीद। अगर सरकार अनाज खरीदेगी तभी इन्हें एमएसपी का फायदा मिल पाएगा। सरकार खरीदती है धान, गेहूं, इसीलिए आपको एमएसपी का असर मुख्यतः इन्हीं 2 फसलों पर दिखता है। बाद बाकी फसल के लिए इन्हें डिमांड और सप्लाई के आधार पर बाजार में निर्धारित मूल्य ही मिलते हैं। अब सरकार अनाज खरीदती है पीडीएस के लिए। अभी लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, सेना के लिए और सरप्लस अनाज स्टोर करने के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। अब सरकार के पास जितना पैसा होगा, जितनी जरूरत होगी, उतना ही खरीदेगी। वो निजी व्यवसायियों को एमएसपी पर फसल खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। सरकार एमएसपी तय करती है ताकि किसानों का शोषण ना हो। एक मानक तय करती है कि फला अनाज इससे कम दामों पर ना बेचा जाए। लेकिन एमएसपी का फायदा तभी है जब सरकार खरीदे। बाद बाकी मार्केट की डिमांड और सप्लाई और नीड तय करती है कि कौन सा अनाज किस भाव में बिकेगा। तो 50% मुनाफे के बाद इनकी मांग है बिजली बिल की माफी हो, बैंक से लिए गए कर्ज की माफी हो, मनरेगा का दैनिक वेतन 700 रुपये हो, 10,000 पेंशन चाहिए और कुछ मांगे तो ऐसी हैं जिनका कोई सर पैर ही नहीं। ऐसी मांगों से इनका क्या लेना देना। अब सरकार डब्ल्यूटीओ से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आ जाए, यानी कि जिस देश के साथ भारत का व्यापारिक समझौता है उससे यह बाहर हो जाए। यानी एक तरफ हम अभी 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है, वो सब खत्म कर दें। अनाज का इंपोर्ट बंद कर दिया जाए। अब जिन्होंने यह मांग बनाया था या जो इनका समर्थन करते हैं, उनकी सोच क्या है, उनका यथार्थवाद कैसा है, समझ में आता है। उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, समझ में आता है। लेकिन ऐसे लोगों की कमी नहीं। अब कल ही राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने एमएसपी को कानूनी गारंटी देने का फैसला किया। न्याय के पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है। देखिए, राहुल गांधी के बारे में कुछ भी कहना व्यर्थ। ये जो सोचते हैं वो करते नहीं, जो बोलते हैं वो सोचते नहीं, बोलने से पहले सोचते नहीं। 2004 से लेकर 2014 तक इनकी सरकार रही। आज जिस स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट के एमएसपी को कानूनी रूप देने की गारंटी ले रहे हैं, तब क्यों नहीं लिया? जबकि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट तो 2003 में ही आई। तो इन्हें किसान आंदोलन के नाम पर पॉलिटिकल माइलेज लेने वाली सड़क मिल गई। अब ये वोट की खातिर, सत्ता में आने की खातिर जो कुछ भी असंभव है उसे संभव कर जाएंगे। देखिए, पिछला भी जो किसान आंदोलन था वो किसानों के नाम पर राजनीतिक आंदोलन था। लोगों को यह बात पता भी ना चलती अगर उस समय योगेंद्र यादव ने आकर कहा ना होता कि हम तो अखिलेश यादव के लिए पिच तैयार कर रहे थे, विपक्ष के लिए पिच तैयार कर रहे थे। ये देखना होगा कि किस इलाके में बीजेपी का वोट कितना घटा, किस इलाके में बीजेपी की सीटें कितनी घटी, क्योंकि किसान आंदोलन इस मैच में खिलाड़ी नहीं था। किसान आंदोलन की भूमिका थी पिच तैयार करने की। पिच हमने तैयार की, हमने उस पर हैवी सा रोलर भी चलाया कि सीमर को, फास्ट बॉलर को मदद मिले विकेट उखाड़ने में। लेकिन बॉलिंग तो हमें नहीं करनी थी ना, बॉलिंग तो अखिलेश जी को ही करनी थी। और अगर वो योगी जी को आउट नहीं कर पाए तो खाली पिच बनाने वाले को न कहें। मामला बॉलिंग, बैटिंग इन सब का है। अंततः खेल उनका है, खेल पार्टियों का है। हाँ, किसान आंदोलन की कोशिश में जरूर कमी रही होगी। अगर व्यंग करूं तो प्रधानमंत्री की भाषा करूं तो जरूर हमारी तपस्या में कुछ कमी रही होगी। कमी है, हमें देखना होगा। लेकिन यह सोच लेना कि किसान आंदोलन का कोई असर नहीं हुआ, आप
राजनीति के विश्लेषक हैं, आप बताइए, किसान आंदोलन के पीक पे पहुंचने से पहले उत्तर प्रदेश में ऑपोजिशन था भी? ऑपोजिशन की खड़े होने की हिम्मत नहीं थी तब तो। ये तो किसान आंदोलन है जिसके चलते खड़ा तो हुआ, लड़ा तो ऑपोजिशन, तो खड़ा तो कर दिया। जिताना हमारी जिम्मेवारी नहीं थी, या कर सकते नहीं थे, आप ऐसा कहिए। शायद हराना तो जिम्मेवारी थी, हम नहीं कर पाए, जरूर कमी रही होगी, लेकिन हम इस मैच के मुख्य खिलाड़ी नहीं थे। तो इस बार भी यह आंदोलन राजनीति से प्रेरित है और तब तक चलेगा जब तक इन्हें सपोर्ट मिलता रहेगा, वह सपोर्ट इकोनॉमिकल हो या पॉलिटिकल। राहुल गांधी, योगेंद्र यादव जैसे बहुतों लोग हैं जिनकी सहानुभूति इन मर्सिडीज की छत पर बैठकर 10,000 के पेंशन की मांग करने वाले गरीब किसानों के साथ। पिछली बार ग्रेटा थनबर्ग, मियां खलीफा जैसे वैश्विक चेहरों का समर्थन प्राप्त था, इस बार भी कई एक लोग आएंगे। सच्चाई है कि देश में 80% से अधिक किसान छोटे और मध्यम श्रेणी से आते हैं और इन सभी लोगों के लिए व्यवस्था में बदलाव और सुधार आवश्यक है। कृषि उत्पाद की खरीद से बिचौलियों को हटा लेने के लिए और किसानों को विकल्प प्रदान करने के लिए पिछली बार 3 नए कृषि कानूनों को लाया गया था और इससे उस बिचौलियों वर्ग को परेशानी हुई और उन्होंने किसानों के नाम पर एक आंदोलन को खड़ा किया और योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत जैसे आंदोलनजीवियों ने इसे एक अवसर के रूप में लिया और कथित किसान आंदोलन आज आप सबों के सामने। यह गरीब किसानों का आंदोलन नहीं है, यह भरपूर सुविधाओं के साथ एक संचालित आंदोलन है। वास्तविक किसान इस आंदोलन से पूरी तरह अलग है। यह एक विशुद्ध राजनीति और झूठ पर आधारित आंदोलन जिसका किसानों के साथ कोई लेना देना नहीं। इसमें किसान हित का कोई विचार समाहित नहीं। देश का वास्तविक किसान सब कुछ देख रहा है और वास्तविक मुद्दों पर आधारित आंदोलन और राजनीतिक प्रेरित आंदोलन के बीच के अंतर को वह बखूबी समझता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।